मुख्तार काजिम ने जब दोपहर में अपनी वाइफ सामिया शाहिद को कॉल किया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। थोड़ा टाइम बीता और दोपहर के करीब 3 बज गए तो मुख्तार ने उसे कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी किए, पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब धीरे धीरे शाम के 6 बज चुके थे और सामिया का कोई अता पता नहीं था। मुख्तार की टेंशन अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि सामिया का ऐसा नेचर बिल्कुल नहीं था। वो कहीं भी जाती तो कॉल या मैसेज करके मुख्तार को इन्फॉर्म जरूर करती थी। मुख्तार अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था, और इस घबराहट की एक बड़ी वजह ये भी थी कि ठीक एक दिन पहले उसने एक बहुत अजीब सा सपना देखा था, जिसके बारे में उसने सामिया को बताया भी था। जब टेंशन और उलझन हद से ज्यादा बढ़ गई और मुख्तार से रहा नहीं गया तो उसने सामिया की छोटी बहन मदीहा को टेक्स्ट मैसेज करके सामिया के बारे में पूछा। लेकिन यहाँ चीजें और अजीब हो गईं, क्योंकि मदीहा सारे मैसेजेस रीड तो कर रही थी पर उनका कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। पर काजिम के किसी भी मैसेज का मदीहा कोई जवाब नहीं दे रही थी। मदीहा का ये अजीब बर्ताव अब काजिम को अंदर ही अंदर खटकने लगा था, मानो एक सगी बहन को अपनी दूसरी बहन की कोई फिक्र ही न हो। काजिम का दिल अब किसी अनहोनी के डर से बैठने लगा था कि कहीं सामिया किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। पूरा दिन सामिया की कॉल का रास्ता देखने और उसकी बहन मदीहा से कोई रिस्पॉन्स न मिलने के बाद काजिम ने आखिरकार सामिया के कजिन टॉम को फोन घुमाया। टॉम ने फोन उठाते ही काजिम को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। टॉम ने कहा कि सामिया अब इस दुनिया में नहीं रही और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। रात के ठीक 10 बजे जब कजिन का ये कॉल आया और उसने सामिया की मौत की खबर दी तो काजिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी ही सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। काजिम को एक पल के लिए लगा कि शायद उसकी सालियां उसके साथ कोई बहुत गंदा मजाक कर रही हैं और हो सकता है कि सामिया भी इस प्रैंक में उनके साथ मिली हो। आखिर दोपहर 12 बजे तक तो सामिया बिल्कुल सही सलामत उसके टच में थी, तो फिर अचानक कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया। जब दिल में ऐसी बेचैनी उठती है ना भाई, तो इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ दिल कहता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, तो दूसरी तरफ मन इसी डर को झुठलाने में लगा रहता है। काजिम के अंदर भी यही 2 आवाजें आपस में लड़ रही थी, एक जो सच को जानना चाहती थी और दूसरी जो इस सच को मानने से साफ इनकार कर रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सच सिर्फ इतना नहीं था, क्योंकि इस हादसे की जड़ें बहुत पहले और कहीं दूर जुड़ चुकी थी। पूरी कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, अक्टूबर 2013 में लंदन शहर से, जहां मुख्तार काजिम और सामिया शाहिद की पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। पेशे से फैशन फोटोग्राफर काजिम वैसे तो पाकिस्तानी था, लेकिन उसका पूरा बिजनेस दुबई में सेटल था और वो काम के सिलसिले में कुछ टाइम के लिए लंदन आया हुआ था। वहीं सामिया एक ब्यूटिशियन थी और उसे भी फैशन इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था। शायद यही वजह थी कि पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक तगड़ा कनेक्शन बन गया। देखते ही देखते दोनों की नॉर्मल बातचीत मुलाकातों में बदल गई। जब काजिम वापस दुबई चला गया तो भी दोनों ऑनलाइन चैट्स के जरिए लगातार एक दूसरे से जुड़े रहे। कुछ ही समय में ये दोस्ती प्यार में बदल गई और सामिया इस नई शुरुआत से बहुत खुश थी, क्योंकि जैसा लाइफ पार्टनर वो चाहती थी वो सारी खूबियां उसे काजिम में दिख रही थीं। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पहली मुलाकात के करीब 11 महीने बाद ही 7 सितंबर 2014 को दोनों ने ब्रैडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में शादी कर ली। फिर आता है साल 2016। सामिया और काजिम की शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे और दोनों अपनी लाइफ में खुश थे कि तभी एक दिन सामिया के पास उसकी माँ इम्तियाज और छोटी बहन मदीहा का फोन आता है। वो दोनों सामिया को बताती हैं कि उसके पिता मोहम्मद शाहिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सामिया की मां ने कहा कि डायबिटीज की वजह से पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और सिचुएशन इतनी नाजुक है कि उन्हें सामिया की बहुत जरूरत है, कि वो अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। सामिया अपने पिता से पागलों की तरह प्यार करती थी, इसलिए ये खबर सुनते ही वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। ऐसे मुश्किल वक्त में उसे अपने पिता के पास होना बहुत जरूरी लगा। उसकी बहन मदीहा ने तो पहले से ही सामिया की फ्लाइट बुक कर दी थी, इसलिए सामिया ने बिना कोई देर किए पूरी बात काजिम को बताई और तुरंत अपने गांव पंडोरी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तान से वापस दुबई लौटने के ठीक एक दिन पहले अचानक सामिया से काजिम का कांटेक्ट टूट गया। सामिया का फोन स्विच ऑफ आने लगा, उसकी बहन मदीहा मैसेजेस देखकर भी इग्नोर करने लगी और फिर अचानक सामिया की मौत की खबर आ गई। कुछ ही घंटों के अंदर काजिम की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मामला आगे चलकर एक ऐसा खौफनाक केस बनेगा जिसने उस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा पेचीदा केस था जिसे सुलझाने के लिए 2 अलग अलग देशों की सरकारों को आपस में हाथ मिलाना पड़ा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मिस्ट्री जहां सच और झूठ के बीच का फर्क पूरी तरह मिट जाता है। आखिर उस दिन सामिया के साथ क्या हुआ था और किसने उसकी लाइफ का ऐसा दर्दनाक अंत लिखा? चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये बात है साल 1987 की, जब यूके के ब्रैडफोर्ड शहर में सामिया का जन्म हुआ। उसकी पूरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी। वो अपने घर की सबसे लाडली बेटी थी और अपने पिता मोहम्मद शाहिद के दिल के सबसे ज्यादा करीब थी, जो सामिया पर अपनी जान छिड़कते थे और उसकी हर जिद हर ख्वाहिश को पलक झपकते ही पूरा कर देते थे।
सामिया को सिर्फ मेकअप और फैशन का ही नहीं बल्कि गाड़ियां चलाने का भी बहुत क्रेजी शौक था। वो एकदम बिंदास होकर ड्राइविंग करना पसंद करती थी। सामिया की फैमिली ओरिजिनली पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट के पंडोरी गांव से थी, पर बाद में ये लोग इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में आकर बस गए थे। ब्रैडफोर्ड में सामिया के पिता का एक बड़ा कार रेंटल का बिजनेस था, जबकि उसके एक चाचा का रेस्टोरेंट और दूसरे चाचा का फूलों का बहुत बड़ा कारोबार था। यानी सामिया की फैमिली यूके में बहुत अमीर और पूरी तरह वेल सेटल्ड थी। वक्त बीता और करीब 25 साल बाद यानी साल 2012 में जब सामिया की काजिम से मुलाकात भी नहीं हुई थी, तब घर की बड़ी बेटी होने के नाते सामिया के लिए शादियों के रिश्ते आने शुरू हुए। उन्हीं में से एक रिश्ता उनके अपने ही गांव पंडोरी से आया, जो सामिया के कजिन मोहम्मद शकील का था। भले ही सामिया की फैमिली अब यूके की लाइफस्टाइल में ढल चुकी थी, लेकिन पूरा परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश था और सबसे ज्यादा खुशी सामिया के पिता के चेहरे पर थी। पर सच तो ये था कि सामिया अंदर ही अंदर इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन वो अपने परिवार की खुशी को लात मारकर उन्हें दुखी भी नहीं करना चाहती थी। सामिया ने अपने पिता से थोड़ा सोचने का वक्त मांगा। उसने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वो एक बार पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाकर शकील से मिलना चाहती है। उसके पिता मान गए और पूरा परिवार शकील के घर वालों से मिलने यूके से सीधे पाकिस्तान पहुंच गया। दोनों फैमिलीज आपस में क्लोज रिलेटिव्स थी और एक दूसरे को सालों से जानती थी, इसलिए उन्होंने बिना वक्त गंवाए सामिया और शकील के निकाह की बात पक्की कर दी। सामिया शकील को बचपन से जरूर जानती थी, पर वो कभी उसे अपने पति के रूप में नहीं देख सकती थी। उसने अपनी इस घुटन के बारे में अपनी एक सहेली समा को टेक्स्ट मैसेज पर बताया भी था, लेकिन आखिरकार परिवार के दबाव और उनकी खुशी के आगे घुटने टेकते हुए सामिया ने हाँ कह दी। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ ब्रैडफोर्ड वापस आ गई और शादी की जोर शोर से शॉपिंग में लग गई। ब्रैडफोर्ड के पाकिस्तानी मार्केट से भारी कपड़े और गहने खरीदने के बाद 18 फरवरी 2012 को वो अपने रिश्तेदारों के साथ वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और दूर दूर से मेहमान जुट रहे थे। आखिरकार 27 फरवरी 2012 को सामिया और शकील का निकाह हो गया। दोनों परिवार इस शादी से फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि मोहम्मद शाहिद ने अपनी बेटी और दामाद को तोहफे के तौर पर पंडोरी गांव का अपना वही घर गिफ्ट कर दिया, जहां शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। इसके बाद सामिया की फैमिली वापस ब्रैडफोर्ड लौट आई, लेकिन घर बस जाने के बाद भी सामिया के दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। जो बातें वो अपने परिवार के सामने डर के मारे नहीं कह पा रही थी, वही दर्द वो अब चैट के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगी थी। वो अपने दोस्तों को कभी टेक्स्ट मैसेजेस तो कभी वॉइस नोट्स भेजकर अपने दिल का हाल बयां करने लगी थी। सामिया ने शकील के कहने पर ब्रैडफोर्ड में उसके वीजा के लिए अप्लाई तो कर दिया था, क्योंकि शकील भी उसके साथ यूके में ही सेटल होना चाहता था। सामिया भले ही शकील से मीलों दूर रह रही थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी पर शकील का कंट्रोल रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। वो रोज उसे वीडियो कॉल करता, कभी हालचाल जानने के बहाने तो कभी उसकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए। उसका रोज का काम था ये पूछना कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, यहाँ तक कि उसने क्या कपड़े पहने हैं। ऐसा लगता था मानो सामिया की पूरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब शकील के हाथों में आ चुका हो। सामिया धीरे धीरे इस रोज रोज के टॉर्चर और पाबंदियों से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। उसने अपने करीबियों को बताया कि वो इस शादी में किस कदर घुट रही है और डिप्रेशन के दलदल में डूबती जा रही है। लेकिन एक इंसान कब तक सहेगा, आखिर बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है, और अब सामिया की वो लिमिट पूरी तरह क्रॉस हो चुकी थी। फिर भी घर वालों के भारी दबाव के चलते करीब 6 महीने बाद दिसंबर 2012 में सामिया को एक बार फिर वापस पाकिस्तान शकील के पास आना पड़ा। इस बार वो करीब 6 महीने तक शकील के साथ उसी घर में रही, लेकिन इतना लंबा वक्त साथ गुजारने के बाद भी सामिया के दिल में शकील के लिए न तो कोई फीलिंग्स पैदा हुई और न ही कोई इमोशनल कनेक्शन बन पाया, बल्कि वक्त बीतने के साथ साथ उसे अपना पूरा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में डूबता हुआ नजर आ रहा था। एक लड़की जिसकी परवरिश एक हाई क्लास और मॉडर्न सोसाइटी में हुई हो, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में बिना अपनी मर्जी के काट सकती है? ये सवाल सामिया के मन में दिन रात 24 घंटे चला करता था। आखिरकार वहां घुटन भरे 6 महीने गुजारने के बाद सामिया वापस अपने घर ब्रैडफोर्ड लौट आई। इस बार उसे रोकने की कोशिश इसलिए भी नहीं की गई क्योंकि शकील को अपने ब्रिटिश वीजा के लिए सामिया की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे आसानी से जाने दिया। लेकिन ब्रैडफोर्ड लौटने के बाद भी सामिया को अपने ही घर में एक अजीब सा परायापन फील होने लगा था। जहां उसे सुकून मिलना चाहिए था, वहां उसे कोई समझने वाला ही नहीं था। उसके आसपास पूरी फैमिली थी, लोग थे, लेकिन उसका दर्द और उसकी घुटन समझने वाला कोई नहीं था। बस कुछ चुनिंदा दोस्त ही थे जिनसे बात करके वो अपना दिल हल्का कर लेती थी। वो जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी, शायद इसी सोच के साथ कि यही उसकी फूटी किस्मत है और यही उसकी तकदीर बन चुकी है। लेकिन कहते हैं ना भाई कि रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सुबह का आना तो तय होता है। कुछ महीनों बाद सामिया के बिहेवियर में धीरे धीरे काफी चेंजेस आने लगे और ये बदलाव उसके दोस्तों ने भी साफ नोटिस किया। जो लड़की कल तक अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी, वो अब पहले की तरह खुश रहने लगी थी।
उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। जिस लड़की की आंखों में हमेशा आंसू तैरते रहते थे, उसके अंदर ऐसा कमाल का बदलाव देखकर दोस्तों को लगा जैसे पुरानी वाली बिंदास सामिया वापस आ गई हो। जब सहेलियों ने इस अचानक आई खुशी का राज पूछा तो सामिया ने धीरे से अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर किया। उसने बताया कि कैसे वो मुख्तार काजिम से एक रेस्टोरेंट में मिली, कैसे उनकी बातचीत पहले दोस्ती में बदली और फिर वही दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अब वो सिर्फ एक ही बात जानती थी कि वो अपनी आगे की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काजिम के साथ बिताना चाहती है। पर यहाँ ट्विस्ट ये था कि जिस वक्त सामिया और काजिम की ये लव स्टोरी शुरू हुई, उस वक्त सामिया कागज पर शकील की वाइफ थी और काजिम से हुई पहली मुलाकात के सिर्फ 11 महीने बाद 7 सितंबर 2014 को इन दोनों ने ब्रैडफोर्ड में चुपके से शादी भी कर ली। अब ये पूरी कहानी आगे चलकर और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली थी। सामिया को अंदाजा भी नहीं था कि काजिम से हुई उसकी ये एक मुलाकात उसकी किस्मत में ऐसी खौफनाक लकीरें खींच देगी जिसका अंजाम उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अक्टूबर 2013 में सामिया को काजिम के अंदर वही इंसान दिखाई दिया जैसा लाइफ पार्टनर वो हमेशा से चाहती थी। वहीं काजिम को भी सामिया की मासूमियत और उसका भोलापन बेहद पसंद आया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ती गईं और ये रिश्ता कब प्यार में बदल गया, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। ये एक ऐसा राज था जिसे सामिया ने अपने परिवार से पूरी तरह छुपाकर रखा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, जिसके बारे में सिर्फ उसके कुछ खास दोस्तों को पता था। सामिया वैसे भी काजिम से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने पास्ट और पहली शादी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसने रोते हुए बताया कि कैसे उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जहां उसकी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं थी और वो हर हाल में वहां से निकलना चाहती है। काजिम ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और वो समझ गया कि सामिया किस दौर से गुजर रही है। पूरी सच्चाई जानने के बाद काजिम ने सामिया का साथ छोड़ने के बजाय उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। साल 2014 की शुरुआत में एक बड़ा मोड़ आया जब शकील की यूके वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब था कि शकील अब कभी ब्रैडफोर्ड नहीं आ सकता था। ऐसे में घर के फैसले के मुताबिक सामिया को अब हमेशा के लिए पाकिस्तान जाकर शकील के साथ रहना पड़ता। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे क्योंकि सामिया की जिंदगी में काजिम आ चुका था और वो अब और एक दिन भी शकील के साथ उस झूठे और नकली रिश्ते को खींचना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर शकील को फोन किया और साफ कह दिया कि लगता है हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं है। तुम यूके आ नहीं सकते और मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान में रह नहीं सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। डिवोर्स की बात सुनते ही शकील गुस्से से पागल हो गया और उसने सामिया को तलाक देने से साफ मना कर दिया। सामिया नहीं चाहती थी कि इस झगड़े के बारे में उसके पिता को भनक भी लगे, इसलिए उसने खुद ही रास्ता निकालने की सोची। वो ब्रैडफोर्ड की एक मस्जिद में गई और वहां के इमाम से बात की। उसने इमाम साहब से कहा कि मैंने सुना है कि इस्लाम में जबरदस्ती कराया गया निकाह जायज नहीं होता और शादी के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी होना सबसे जरूरी है। उसने इमाम को बताया कि उसका निकाह भी उसकी मर्जी के खिलाफ दबाव में हुआ था, इसलिए वो इसे नहीं मानती। सामिया की पूरी बात सुनकर मस्जिद के इमाम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने शरिया कानून के हिसाब से तलाक के पेपर्स तैयार करवाकर सामिया के हाथ में सौंप दिए। 1 मई 2014 को आखिरकार डिवोर्स के पेपर्स सामिया के हाथ लग गए और उसने इस बात की पूरी सावधानी रखी कि इसकी भनक उसके पिता या परिवार के किसी भी सदस्य को न लगे। करीब 4 महीने बाद 7 सितंबर 2014 को सामिया ने काजिम के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। अपने घर वालों से पूरी तरह छुपकर उसने उसी इमाम के सामने काजिम के साथ निकाह कर लिया। यह एक बहुत ही छोटी और सिंपल सेरेमनी थी जिसमें सामिया के कुछ बेहद करीबी दोस्त की फैमिली ही शरीक हुई थी। शादी के सिर्फ 17 दिन बाद ही दोनों ने ब्रिटिश कानून के मुताबिक अपनी मैरिज को लीगली रजिस्टर भी करवा लिया ताकि आगे चलकर कोई कानूनी अड़चन न आए। शादी के सारे पेपर्स और रस्में पूरी होने के बाद काजिम अपने काम के सिलसिले में वापस दुबई लौट गया, जबकि सामिया ब्रैडफोर्ड में ही रुककर चुपचाप दुबई शिफ्ट होने की प्लानिंग करने लगी। उसने वहां जाने के लिए अपने वीजा का पेपर वर्क भी शुरू कर दिया था। सामिया को पूरा भरोसा था कि उसका ये बड़ा राज घर वालों के सामने कभी नहीं आएगा और वो चुपके से यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली थी। अक्टूबर 2014 में यानी शादी के करीब 1 महीने बाद एक शाम जब सामिया अपनी कजिन के साथ वापस घर लौट रही थी, तब एक सुनसान गली में अचानक एक लड़के ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में सामिया के पैर में गहरी चोट आई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस हमलावर ने उसके साथ चल रही कजिन को हाथ तक नहीं लगाया। सामिया ने इस खौफनाक हादसे की पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई, पर वो हमलावर कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन भाई, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी उसके घर वालों का रिएक्शन। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने जरा सी भी चिंता या फिक्र नहीं दिखाई। सामिया ने ये पूरी बात अपने एक दोस्त को भी बताई थी, पर उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसके घर वालों को उसके और काजिम के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी,
क्योंकि जब उसने शकील से तलाक की बात की थी तो ये मुमकिन ही नहीं था कि शकील ने ये बात उसके पिता को न बताई हो। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया। उसी हफ्ते उस मस्जिद के इमाम को जिन्होंने सामिया का निकाह पढ़वाया था, सामिया के घर वालों की तरफ से धमकी भरे कॉल्स आने लगे। उन्हें साफ साफ कहा गया कि वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब साफ था कि सामिया की फैमिली अब सिर्फ तलाक के बारे में ही नहीं बल्कि काजिम और उनके निकाह के बारे में भी सब कुछ जान चुकी थी। इसके बाद सामिया और उसकी फैमिली के बीच रोज रोज झगड़े होने लगे और ये विवाद इतने ज्यादा बढ़ गए कि एक वक्त ऐसा भी आया जब सामिया को अपनी जान बचाने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। एक बार तो हद तब हो गई जब उसकी माँ इम्तियाज ने उसका सारा सामान घर से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, काजिम को भी सीधे फोन करके धमकियां दी जाने लगीं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे क्योंकि वे इस निकाह को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सामिया के लिए अब अपने ही घर का ये टॉर्चर बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। इसलिए मई 2015 में जैसे ही उसका वीजा आया, वो बिना कोई देर किए अपना घर छोड़कर काजिम के साथ रहने के लिए दुबई चली गई। दुबई पहुंचकर सामिया ने काजिम के साथ एक नई और खूबसूरत शुरुआत की। यूके के उस घुटन भरे माहौल से निकलकर वो अब एक ऐसी आज़ाद जगह पर थी जहां उसे सुकून और अपनापन दोनों मिल रहा था। शायद बहुत लंबे समय के बाद वो सच में दिल से खुश थी। काजिम के साथ नए घर में शुरू हुई उसकी ये जिंदगी धीरे धीरे एक प्यारे से रूटीन में बदलने लगी। दोनों साथ में घूमते फिरते, वक्त बिताते और अपने आने वाले कल के हसीन सपने बुनते। सामिया की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी पहली औलाद एक बेटी हो जिसे वो बहुत नाजों से पाले। वो अक्सर काजिम से इस बारे में बातें करती थी, मानो अपने आने वाले कल को आंखों के सामने देख रही हो। सामिया का मानना था कि जब उनका बेबी इस दुनिया में आएगा और उसकी माँ को ये बात पता चलेगी तो शायद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। उसे लगता था कि एक नई जिंदगी के आने से पुराने सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे और उसकी फैमिली उसे फिर से गले लगा लेगी। सामिया की ये सोच बताती है कि वो अपनी नई जिंदगी में आगे तो बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अपनी फैमिली के लिए प्यार अब भी वैसा ही था। वो अपनी नई जिंदगी भी जीना चाहती थी और अपने मायके के रिश्तों को भी बचाना चाहती थी। वो अपने माँ बाप से अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती थी और सबसे ज्यादा ये चाहती थी कि वे उसे दोबारा अपना लें। इसीलिए वो दुबई से लगातार अपनी माँ और बहन को कॉल करके समझाने की कोशिश करती रहती थी। यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेजेस और वॉइस नोट्स भेजती थी, लेकिन वहां से कभी कोई रिप्लाई नहीं आता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि वे लोग अभी उससे बहुत नाराज हैं और उनका गुस्सा शांत होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि उसकी बहन मदीहा का कहना था कि वे अब उसे पसंद नहीं करते और उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये सब बातें सामिया को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद दूर दुबई में रहकर बात करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वो खुद सामने जाकर उनके पैर पकड़कर माफी मांगेगी तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी यकीन के साथ सितंबर 2015 में वो दुबई से सीधे ब्रैडफोर्ड यूके के लिए निकल पड़ी। जाने से पहले उसने काजिम को गले लगाकर कहा था कि देखना, एक दिन मेरे अब्बू तुम्हें अपने दामाद के रूप में जरूर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो दिल के बुरे नहीं हैं। जब सामिया अपने घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसके घर वाले उसे देखते ही भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगे। वो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था जहां किसी के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सामिया अपने पिता के गले लगकर खूब रोई। अपनी लाडली बेटी को सीने से लगाए वो भी अपने जज्बात और अपने आंसू नहीं रोक पाए। लेकिन भाई, ये सुकून भरा माहौल बस कुछ चंद पलों के लिए ही था। घर में मौजूद कुछ रिश्तेदारों ने धीरे धीरे बातचीत का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। इज्जत, बिरादरी और खानदान का हवाला देकर उन्होंने इस हंसते खेलते माहौल में दोबारा जहर घोलना शुरू कर दिया। जो लोग शायद चुप रहकर सब ठीक होने दे सकते थे, उन्होंने ही आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते बात वापस उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। सामिया पर इल्जामों की बौछार होने लगी कि उसने एक अच्छे भले कजन को छोड़कर एक अजनबी शिया लड़के के साथ रिश्ता जोड़कर पूरी बिरादरी में उनके खानदान की नाक कटवा दी है। उसी रात सामिया ने काजिम को रोते हुए फोन किया और कहा कि हमारे आने वाले बच्चे कभी इन लोगों का मुंह नहीं देख पाएंगे। मैं अब बुरी तरह टूट चुकी हूँ। इस कड़वाहट के बाद सामिया वापस दुबई अपनी जिंदगी में लौट आई। करीब 10 महीने बीत चुके थे कि जून 2016 में उसके एक कजिन के जरिए उसे पता चला कि उसके एक्स हस्बैंड शकील की मां का इंतकाल हो गया है। वो सिर्फ सामिया की सास ही नहीं थी, बल्कि उसकी सगी फूफी भी थी, जिनसे सामिया बेहद प्यार करती थी क्योंकि उनका बर्ताव सामिया के लिए हमेशा बहुत अच्छा रहा था। सामिया ने एक बार तो सोचा कि उनके जनाजे में शामिल होने पाकिस्तान जाए, लेकिन जब उसने काजिम से मशवरा किया तो दोनों को लगा कि वहां इस वक्त पूरा खानदान इकट्ठा होगा और न जाने लोग उससे कैसे पेश आएंगे। ऊपर से गांव के कंजर्वेटिव सोच वाले लोग वैसे भी इन मामलों को लेकर बहुत ज्यादा कड़क होते हैं, इसलिए वहां न जाना ही बेहतर समझा गया। कुछ ही दिनों बाद जुलाई 2016 में सामिया के पास उसकी मां और बहन मदीहा का अचानक कॉल आता है।
उन्होंने रोते हुए बताया कि उसके पिता की हाई डायबिटीज और हाई बीपी के चलते तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और डॉक्टरों के मुताबिक उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वे सब शकील की मां के जनाजे में शामिल होने पाकिस्तान आए हुए थे और यहीं पर अचानक पिता की हालत और नाजुक हो गई। ये खबर सुनते ही सामिया अंदर से इतनी बेचैन हो गई कि उसे लगा कि अगर वो इस आखिरी वक्त में भी अपने अब्बू को देखने नहीं गई और उन्हें कुछ हो गया तो वो उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। एक तरफ उसका दिल उसे पिता के पास पाकिस्तान जाने के लिए कह रहा था, तो दूसरी तरफ एक गहरा डर उसके अंदर बैठ चुका था। वो जाना तो चाहती थी, पर उसके दिल में अपनी जान का खौफ था। उसने इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से भी किया था और साफ कहा था कि उसे डर है कि कहीं वो पाकिस्तान से कभी वापस लौटकर आ ही न पाए। सामिया का ये डर बिल्कुल लाजमी था, इसीलिए उसके सारे दोस्त उसे पाकिस्तान न जाने की सलाह दे रहे थे। काजिम खुद भी अंदर से नहीं चाहता था कि सामिया वहां जाए, क्योंकि वो पिछली बार का बर्ताव देख चुका था। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। एक तरफ उसे सामिया की सेफ्टी की फिक्र थी, तो दूसरी तरफ एक बेटी को उसके मरते हुए पिता से मिलने से रोकना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। काजिम के मन में ये डर भी था कि अगर सच में सामिया के फादर को कुछ हो गया और उसने सामिया को रोक लिया तो वो गिल्ट उसे जिंदगी भर सताएगा। इसी उलझन के बीच काजिम ने सामिया को ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की और भारी मन से उसे जाने दिया। हालांकि एयरपोर्ट ले जाते वक्त रास्ते में काजिम ने एक बार कार रोककर सामिया से दोबारा सोचने के लिए कहा, जिस पर सामिया ने उसे गले लगाते हुए सिर्फ यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, आई लव यू। 14 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचने के बाद सामिया ने सबसे पहली रात अपने गांव जाने के बजाय अपनी एक सहेली के घर गुजारी, जहां उसने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी आईडी, पासपोर्ट और रिटर्न टिकट्स छुपा दिए। इस बारे में उसने काजिम को टेक्स्ट मैसेज करके बता भी दिया था कि वो अगली सुबह अपने गांव पंडोरी के लिए निकलेगी, क्योंकि इस वक्त रात में अकेले सफर करना सेफ नहीं है। अगले दिन यानी 15 जुलाई 2016 को सामिया ने काजिम को एक वॉइस नोट भेजा। उसने बताया कि उसने पाकिस्तान का एक नया सिम कार्ड ले लिया है और अब वो अपने गांव पंडोरी के लिए निकल रही है। सामिया सही सलामत अपने गांव के घर पहुंच चुकी थी। 18 जुलाई को उसने काजिम को टेक्स्ट करके बताया कि वो अपने डैड के साथ अपनी आंट यानी शकील की मां की कब्र पर दुआ करने जा रही है। 19 जुलाई की सुबह काजिम ने सामिया को बताया कि उसने एक बहुत ही डरावना और बुरा सपना देखा है, जिसकी वजह से वो काफी घबराया हुआ है। 20 जुलाई की सुबह भी काजिम और सामिया के बीच रोज की तरह नॉर्मल बातचीत हुई। दोपहर के वक्त सामिया ने काजिम को मैसेज करके बताया कि वो बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने जा रही है और वैसे भी अगले ही दिन उसे वापस दुबई के लिए निकलना है। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे जब काजिम ने सामिया का हालचाल लेने के लिए फोन घुमाया, लेकिन इस बार उसका फोन सीधे स्विच ऑफ आया। फिक्र के मारे काजिम ने सामिया को एक के बाद एक कई टेक्स्ट मैसेजेस ड्रॉप किए और उसे तुरंत कांटेक्ट करने के लिए कहा, लेकिन शाम ढलने तक भी सामिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच 20 जुलाई 2016 की दोपहर को लोकल पुलिस स्टेशन में एक फोन बजता है। फोन पर एक शख्स रोते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसका नाम मोहम्मद शाहिद है और उसकी बेटी की मौत हो गई है। जब पुलिस की टीम पंडोरी गांव के उस घर में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। घर की सीढ़ियों के पास सामिया की लाश पड़ी हुई थी। ब्लैक ड्रेस में सामिया की डेड बॉडी वहां जमीन पर थी। उसकी चप्पलें आसपास बिखरी पड़ी थीं, उसका पर्स खुला हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सामिया के वालिद ने पुलिस को वो कमरा दिखाया जहां वो अपने कजिन और पूर्व पति शकील के साथ रुकी हुई थी, और साथ ही सीढ़ियों के पास की वो जगह दिखाई जहां उनके मुताबिक सामिया अचानक गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। शाहिद के दिए गए बयान को सुनकर जब पुलिस ने उससे शकील के बारे में पूछताछ की तो शाहिद इस बात से साफ मुकर गया। उसने कहा कि उसे शकील के बारे में कोई जानकारी नहीं है और सामिया की मौत के बाद से उसने शकील को देखा तक नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन आनन फानन में सामिया का पोस्टमार्टम किया गया और उसी शाम उसे दफना भी दिया गया। उधर दुबई में बैठा काजिम पूरा दिन सामिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामिया का न कोई मैसेज आ रहा था और न कोई कॉल। घबराहट में काजिम ने सामिया की बहन मदीहा को कई मैसेजेस किए, पर मैसेजेस रीड करने के बावजूद मदीहा ने काजिम को कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगले दिन सामिया की दुबई वापसी की फ्लाइट थी। ऐसे में अचानक उसका इस तरह गायब हो जाना किसी बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। जब काजिम के सब्र का बांध टूट गया तो उसने सामिया के कजिन को कॉल मिलाया। कजिन ने फोन उठाते ही ठंडे शब्दों में कहा कि सामिया की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। ये बात सुनकर पहले तो काजिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि ये कोई बहुत घटिया मजाक है, लेकिन फिर उसे शक हुआ कि ये सामिया के घर वालों की कोई गंदी चाल है। वे लोग उसे डरा धमकाकर उसका पासपोर्ट छीनकर उसे पाकिस्तान में ही रोकना चाहते हैं ताकि वो वापस दुबई न जा सके। सामिया को ढूंढने और उसे वापस लाने की उम्मीद में काजिम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अगले 3 दिनों के अंदर वो खुद पाकिस्तान के पंडोरी गांव पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो लोकल पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को अपने मैरिज डॉक्यूमेंट्स और शादी की तस्वीरें दिखाते हुए पूरी कहानी डिटेल में बतानी शुरू की।
केस में काजिम की इस अचानक एंट्री ने पुलिस के होश उड़ा दिए और उन्हें कहानी में एक बिल्कुल नया एंगल मिल गया। वैसे भी पुलिस को पहले से ही सामिया की इस अजीब मौत में शकील के रोल पर गहरा शक हो रहा था। जब मीडिया में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई तो सामिया के पिता मोहम्मद शाहिद ने एक नया पैंतरा चला। उसने मीडिया के सामने आकर खुलेआम बयान दिया कि वो काजिम नाम के किसी शख्स को नहीं जानता और वो एक नंबर का फ्रॉड है जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर खुद को सामिया का पति बता रहा है और उनके परिवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। शाहिद का कहना था कि उसकी बेटी के पति का नाम मोहम्मद शकील है, सामिया उसी की पत्नी थी और वो शकील के साथ उसके घर पर बेहद खुश रह रही थी। उसका दावा था कि ये कोई अनजान लड़का झूठे कागजात लेकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा है। लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता था। जब यूके में रहने वाली सामिया की सहेलियों को इस खौफनाक वारदात की खबर मिली तो उन्होंने बिना कोई देर किए लंदन पुलिस में एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवा दी। देखते ही देखते ये मामला ब्रैडफोर्ड वेस्ट की MP नाज शाह तक पहुंच गया। उन्हें पूरी सिचुएशन देखकर ये साफ यकीन हो गया कि ये कोई नॉर्मल मौत या हार्ट अटैक नहीं बल्कि सीधे सीधे ऑनर किलिंग का मामला है। मामला संगीन होते देख उन्होंने सीधे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस केस पर सख्त एक्शन लेने के लिए लेटर लिख दिया। दो देशों का दबाव बनते ही पाकिस्तान सरकार तुरंत हरकत में आई और टॉप इन्वेस्टिगेटर्स की एक स्पेशल टीम को ये केस सौंप दिया गया। केस रीओपन होते ही पुलिस ने जाल बिछाया और घटना के ठीक 8 दिन बाद फरार चल रहा शकील पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने शकील और सामिया के पिता शाहिद को आमने सामने बिठाकर जब कड़क पूछताछ शुरू की तो शकील ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने टूटकर अपने उस घिनौने और रूह कंपा देने वाले अपराध की पूरी दास्तान उगलनी शुरू कर दी। शकील ने बताया कि वो हर कीमत पर सामिया को पाकिस्तान में ही अपने पास रोक कर रखना चाहता था। वो चाहता था कि सामिया काजिम को भूल जाए और उससे अपनी शादी तोड़कर वापस शकील के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। 20 जुलाई की दोपहर जब सामिया कुछ सामान लेने बाजार गई हुई थी तो शकील और उसके पिता शाहिद ने चुपके से सामिया के कमरा और उसके सामान की तलाशी ली ताकि वे उसका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट गायब कर सकें और वो वापस दुबई न जा पाए। सामिया जब बाजार से लौटी और उसने अपना सारा सामान बिखरा हुआ देखा तो वो पल भर में समझ गई कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। इसी बात को लेकर सामिया और शकील के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। शकील तो वैसे भी सामिया को अपनी जागीर समझता था और उसकी पूरी लाइफ पर अपना हक समझता था। जब सामिया ने उसके साथ उस नर्क जैसी जिंदगी में रहने से साफ इनकार कर दिया, जब उसने घुट-घुट कर जीने के बजाय अपनी खुशियों और अपनी आज़ादी को ऊपर रखा, तो शकील का मेल ईगो बुरी तरह आहत हो गया। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसका बदला लेने के लिए उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उस दोपहर पंडोरी गांव के उस सूने घर में शकील ने सामिया के साथ जबरदस्ती की, उसकी आबरू तार-तार की। वो बेबस होकर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस घर में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, और न उसकी माँ, न उसकी बहन और न ही उसका सगा बाप जो कभी उस पर जान छिड़कता था। शकील के चंगुल से किसी तरह खुद को छुड़ाकर सामिया जैसे ही जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागी। शकील ने पीछे से झपट्टा मारा और उसके गले में स्कार्फ डालकर उसे तब तक भींचा जब तक सामिया की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं। दिल दहलाने वाली बात तो ये थी कि उस वक्त खुद मोहम्मद शाहिद ने अपनी ही बेटी की टांगें कसकर पकड़ रखी थीं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को शकील के चंगुल से छुड़ा न पाए। एक जिंदादिल और हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली लड़की को उसी घर में बेरहमी से खत्म कर दिया गया जहां वो अपनों से माफी मांगने और थोड़ा सा अपनापन ढूंढने आई थी। अब सवाल ये आता है कि क्या इतने साल बीत जाने के बाद भी सामिया को कभी इंसाफ मिला? सामिया के पिता का बार बार यही रटा रटाया बयान था कि उनकी बेटी की मौत सिर्फ एक नॉर्मल हार्ट अटैक से हुई है और कहीं न कहीं रिश्वतखोरी के चलते वहां के लोकल पुलिस अधिकारी और मेडिकल एग्जामिनर भी मिलकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगे हुए थे। लेकिन यूके की MP नाज शाह के लगातार बनाए गए प्रेशर और सामिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आखिरकार इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ निकल कर आया कि सामिया की गर्दन पर 19 सेंटीमीटर का गहरा लाल भूरा जख्म था और मौत की असली वजह दम घुटना यानी स्ट्रैंगुलेशन थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस बात का भी सनसनीखेज खुलासा हुआ कि मर्डर से ठीक पहले सामिया का रेप किया गया था। इस खौफनाक सच के सामने आते ही पाकिस्तान सरकार को नए सिरे से सख्त जांच के आदेश देने पड़े। इसके फौरन बाद केस के लीड इन्वेस्टिगेटर अकील अब्बास को सबूत मिटाने और केस को जानबूझकर बिगाड़ने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल इसी भ्रष्ट ऑफिसर ने सामिया की मां इम्तियाज बीवी और उसकी बहन मदीहा को पाकिस्तान से चुपचाप इंग्लैंड भगाने में मदद की थी। इसके बाद सामिया के चाचा को भी जाली कागजात तैयार करने के आरोप में पकड़ा गया और आखिरकार मोहम्मद शाहिद और शकील को सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन क्या सामिया को सच में इंसाफ मिलने वाला था? बदकिस्मती से इस केस में शकील के खिलाफ कोई भी पुख्ता फॉरेंसिक एविडेंस पुलिस के पास नहीं था।
नतीजा ये हुआ कि महज 6 महीने के अंदर लाहौर हाईकोर्ट ने सामिया के बाप मोहम्मद शाहिद को इस बिना पर बेल दे दी कि मर्डर में उसकी सीधी इन्वॉल्वमेंट का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है। इसके करीब 1 साल बाद जनवरी 2018 में शाहिद की बीमारी के चलते लाहौर के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसी साल सितंबर 2018 में कोर्ट ने मुख्य आरोपी चौधरी शकील को भी जमानत पर रिहा कर दिया। आज सामिया के इस दर्दनाक मर्डर के लगभग 10 साल बाद भी वो दरिंदा खुलेआम आजाद घूम रहा है, क्योंकि अब तक इस केस के ट्रायल की तारीख तक तय नहीं हो पाई है। शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि कुछ मामलों में इंसाफ सिर्फ एक अंतहीन इंतजार बनकर रह जाता है, जहां वक्त तो गुजरता है पर न्याय हमेशा अधूरा रह जाता है। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दकियानूसी सोच को समझना होगा जहां माँ बाप के लिए समाज की झूठी इज्जत उनके अपने बच्चों की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। ऐसे सामाजिक ढांचे में पूरे खानदान की रेपुटेशन को एक कलेक्टिव इज्जत मान लिया जाता है, जहां किसी एक इंसान के फैसलों को पूरे परिवार की नाक से जोड़ दिया जाता है। ऑनर किलिंग इसी संकीर्ण सोच का सबसे क्रूर और भयानक रूप है, जहां कंट्रोल, पुरुष प्रधान मानसिकता और सामाजिक दबाव मिलकर इंसानियत का गला घोंट देते हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि ऑनर बेस्ड वायलेंस अक्सर उन्हीं सोसाइटीज में सबसे ज्यादा होता है जहां समाज की मंजूरी को किसी इंसान की आज़ादी और उसकी खुशियों से ऊपर रखा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया भर में हजारों बेकसूर लोग इसी बीमार सोच की भेंट चढ़ जाते हैं। यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि ये जुर्म सिर्फ एक इंसान नहीं करता, बल्कि उसका पूरा समाज इस घिनौने अपराध को सही ठहराने में उसका साथ देता है और अपने ही लोग मूक दर्शक बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए इस कहानी के एक दूसरे बेहद जरूरी पहलू को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान का दिमाग हमेशा सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता, कई बार हमारे इमोशंस हमारी सोचने समझने की ताकत पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे अटैचमेंट नीड और इमोशनल बायस कहा जाता है। जब हम अपने किसी बहुत करीबी से दूर हो जाते हैं तो उस पुराने कनेक्शन को दोबारा पाने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी चाहत की वजह से लोग कभी कभी उन खतरनाक सिचुएशंस में भी वापस लौटने का रिस्क ले लेते हैं जहां से पहले उन्हें सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली हो। सामिया के केस में शुरू से ही कई बड़े रेड फ्लैग्स और साफ सिग्नल्स थे, जैसे माँ और बहन के साथ लगातार होते भयंकर झगड़े, उसका सारा सामान घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया जाना, गली में लोहे की रॉड से हुआ वो जानलेवा हमला जहां सिर्फ सामिया को टारगेट किया गया और उसकी कजिन को छुआ तक नहीं गया, और खुद सामिया का अपनी जान को लेकर वो गहरा डर जो वो हमेशा अपने दोस्तों से शेयर करती थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान पहुंचकर भी उसने सेफ्टी के लिए अपना पासपोर्ट और रिटर्न टिकट अपनी सहेली के घर छुपा दिए थे। ये सारी बातें चीख चीख कर कह रही थीं कि हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। उसके दोस्त, उसके करीबी लोग और खुद काजिम उसे बार बार पाकिस्तान जाने से रोक रहे थे और वो खुद भी अंदर से डरी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो वहां गई क्योंकि उसके अंदर की एक लाडली बेटी अपने बीमार पिता को आखिरी बार देखना चाहती थी। एक बेकसूर इंसान अपने बिखर चुके रिश्तों को समेटना चाहता था और उसके मन में एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच समझना होगा। एम्पैथी, भरोसा और उम्मीद बेशक इंसान को इंसान बनाते हैं, लेकिन जब सामने वाले लोग अपनी सोच और फितरत में कसाई बन चुके हों तो वही उम्मीद और भरोसा आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। दुनिया में बुरे और कट्टरपंथी सोच वाले लोग कोई नए नहीं हैं, वे हमेशा से थे और शायद हमेशा रहेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वे समाज में मौजूद हैं, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उनके पैटर्न्स और डेंजरस सिग्नल्स को पहचानकर भी इग्नोर कर देते हैं। ऐसे रेड फ्लैग्स को अनदेखा करना अक्सर एक इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन उसका खामियाजा हमें अपनी फिजिकल रियलिटी में भुगतना पड़ता है। अवेयरनेस का असली मतलब सिर्फ दूसरों की साजिशों को समझना नहीं है, बल्कि खुद को भी ये समझाना है कि कब हम भावनाओं के बहाव में बहकर अपनी खुद की सेफ्टी से समझौता कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की दास्तान नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी जहरीले अतीत से दूरी बना लेना और पीछे मुड़कर न देखना ही अपनी जान बचाने का सबसे सुरक्षित रास्ता होता है।